सर्कुलर मोशन लिखिए। लास्ट वाले चैप्टर में भी सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हो, उसमें पूरा डायनामिक्स पढ़ा था अंदर, लेकिन कहीं पे भी फोर्स का नाम नहीं आया था, सिर्फ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल, ये सब की बातें हो रही थी बस। फाइन। अब इसमें फोर्स एंट्री मारेगा। सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होना चाहिए, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनता है। फोर्स होना चाहिए एक्सेलरेशन के लिए, तो इसका मतलब सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, तभी कोई सर्कुलर मोशन हो सकती है। अगर सेंटर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकती फिर। ठीक है क्या? तो एक लाइन में लिखेंगे कि किसी भी टाइप की सर्कुलर मोशन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो लिखिए नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर is called centripetal force and is equal to mv square upon r, या फिर m r ओमेगा स्क्वायर। बस ये एक लाइन पता होनी चाहिए, सारे सर्कुलर मोशन पता रहेंगे। ठीक है जी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बता क्या है, सब जो लिखे हैं। ये मत भूल जाइए बस कि फोर्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए, नेट फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स, ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, नेट फोर्स। जितने फोर्स लग रहे हैं उन सब का समेशन है। जब आप न्यूटन सेकंड लॉ लिख रहे होते हो तो वो F इज इक्वल टू एम में नहीं होता, क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन आता है वो नेट फोर्स की वजह से आता है। इसी तरह से सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन चाहिए मुझे टुवर्ड्स द सेंटर, वो किसकी वजह से आएगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स। लेकिन ये कैसे, टुवर्ड्स द सेंटर, इस बार मुझको जो लेने हैं वो कौन से लेने हैं, टुवर्ड्स सेंटर नेट फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल रख दो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल रख दो उसको, आर फॉर रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। अब इसमें देखिए वी स्क्वायर अपॉन आर कौन है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, अगर पुराना वाला फॉर्मूला याद है तो, है ना, कितने फॉर्मूले होते थे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा हमने पूरा डराइव करके निकाला था, या फिर इसको निकाला था आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बहुत सारे एग्जांपल लिख के बताऊंगा कि कैसे होता है सारा काम। देखिए एक पेंडुलम है, इस जगह पे लटका हुआ है ऐसे, इसका क्या mg और यहाँ पे क्या है टेंशन, ऐसा कर दिया। जब ये चुपचाप लटका हुआ है यहाँ पे तो कोई सर्कुलर मोशन नहीं हो रही, तो बताइए क्या इक्वेशन लिखोगे इसकी, mg, सही। ऐसे करके लटका हुआ था, mg लग रहा था नीचे, टेंशन लग रही थी और ऐसे था, मैंने यहाँ पे इसमें ऐसे मार दिया, तो जैसे ही मैंने ऐसे मारा तो तुरंत सर्कुलर मोशन शुरू हो गई। तो मेरे मारते ही इसमें सपोज वेलोसिटी आ गई v, ऐसी वेलोसिटी आ गई। अब बताओ टेंशन इज इक्वल टू mg होगी क्या, क्यों, क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है। अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में चल रही है तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए, नेट। तो अगर टी एम जी के बराबर हो गया तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, ठीक है ना। तो ये नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए, टी ग्रेटर होना चाहिए एम जी से। एम जी ग्रेटर नहीं हो सकता टी से, टी ग्रेटर होना चाहिए, तभी तो सेंटर की तरफ फोर्स आएगा। ऐसे इक्वेशन क्या लिखोगे, नेट फोर्स कितना हो गया, टी माइनस एम जी, ये वो नेट फोर्स। और नेट फोर्स को किसके बराबर रख देते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर स्ट्रिंग की लेंथ हो गया ऐसा। तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। ये तुम रट के काम नहीं चला सकते, ये तुम्हें समझना ही पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बदलती रहेगी जगह जगह पे। तो ठीक है, समझ गए रे।
यहाँ पे था मान लीजिए, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गया, वेलोसिटी कुछ बदल गई, वी डैश हो गई, टेंशन कुछ बदल गई, एम जी तो नीचे की तरफ ही लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन है मान लीजिए T1, एंगल थीटा पे पहुँच गया ये घूम फिर के, तो सर्कुलर मोशन ही तो कर रहा है अभी भी, अरे यहीं से तो आया है ऐसे करके चल रहा है। इस वाले पॉइंट पे इक्वेशन क्या लिखोगे? ये अगले चैप्टर का काम भी हो रहा है इसी के साथ साथ। बताओ किसके कंपोनेंट करोगे? mg के कंपोनेंट। क्यों? सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए क्योंकि मुझको, तो भाई ऐसे करूंगा एक कंपोनेंट करूंगा ऐसे, ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा, तो ये कितना हो गया? एम जी कॉस थीटा, और ये वाला हो गया एम जी साइन थीटा। बताइए अब सर्कुलर मोशन की इक्वेशन क्या लिखूंगा? इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या लिखूंगा अभी? टी माइनस या T1 माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी डैश स्क्वायर अपॉन आर। मुझको चाहिए नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसलिए मैंने T1 माइनस एम जी कॉस थीटा करा। और ये एम जी साइन थीटा क्या करेगा? स्लो डाउन करेगा इसे, जब ये ऊपर जा रहा होगा ऐसे तो स्लो भी तो होता जाए, कहीं जाकर रुकना भी है भाई इसको, तो स्लो डाउन कर रहा होगा इसको, ठीक है ना, स्पीड कम कर रहा होगा। इसका मतलब ये वाला फोर्स कौन है? टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि ये एक्सेलरेशन जी साइन थीटा कैसा है? टेंजेंशियल, उसमें मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना ये? टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स है एम जी साइन थीटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? T1 माइनस एम जी कॉस थीटा। ये है centripetal force which is acting towards the center, and that should be equal to m v dash square m v dash square upon r, ऐसा, ठीक है। अब सेंट्रीपेटल फोर्स बहुत तरीके के फोर्स हैं जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहे होंगे, दे विल बी इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि अर्थ है ऐसे और कोई सैटेलाइट घूम रहा है यहाँ पे ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में, किस रेडियस में घूम रहा है? मान लीजिए r, उसका मास क्या है m, इसकी वेलोसिटी क्या है v। क्या इक्वेशन लिखूंगा मैं इसके लिए? अब यहाँ कोई रस्सी वस्सी तो बंधी है नहीं, तो मैं टेंशन लिख दूंगा। क्या लिखूंगा तो भाई मैं इसके लिए? कोई तो फोर्स होना चाहिए विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, कौन है वो? क्या इसके ऊपर लग रहा हुआ है एक mg, तो कितना लिखूंगा दोस्त? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर mg शुड बी इक्वल टू क्या? m v स्क्वायर अपॉन r, ऐसा करके लिख दूंगा भाई। अरे सही है, कहीं पे कुछ समस्या आती है बताते रहना। यही सेम काम अगर एक न्यूक्लियस है यहाँ पे, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे, तब भी लिख पाऊंगा यही काम कि इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर? कौन सा फोर्स लगेगा? ये तो हो गया जेड ई, और ये हो गया ई, और आर हो गई सपोज रेडियस, तो कितना लिखूंगा? नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर कौन हो जाएगा? के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। ये बस ये फोर्स है, एक ही फोर्स है, शुड बी इक्वल टू क्या? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा। देखो भाई सही है, बस ये एक लाइन समझ लो सब समझ जाओगे कि कैसे लिखना होता है। जहां भी कहीं दिखे सर्कुलर मोशन तो बस यही लाइन लिखनी है। अरे सही है, तो चलो एक सिचुएशन बताओ इसी बात पे। ऐसे ये बॉल था सपोज, ऐसे मैंने यहाँ से एक पार्टिकल छोड़ दिया, ऐसे जा रहा भागते हुए नीचे, जब यहाँ पे पहुँचा इस जगह पे, तो मुझको इसकी सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखनी है। हाँ, सर्कुलर मोशन कुछ वेलोसिटी आ गई होगी इसमें इस टाइम पे, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखनी है मुझे इसकी। बताओ सबसे नीचे वाले पॉइंट पे सर्कुलर मोशन की इक्वेशन। दुखी क्यों हो रहे हो? बीड़ी बनाओ। सही बात है, सही। बीड़ी बनाओ। एम जी कहाँ लगेगा? ऊपर क्या फोर्स लगेगा? सेंटर कहाँ है? ऐसा क्या लिखो बताओ इक्वेशन? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, एम जी माइनस एन नहीं, एन माइनस एन, एन ज़्यादा होना चाहिए ना, तो ज़्यादा माइनस कम ही तो करोगे, ज़्यादा माइनस कम शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ऐसे हो गई इक्वेशन। ठीक है, बीच में कहीं होता कि बॉल यहाँ पे है तो उस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होता? ऐसे। एम जी कहाँ होता? ऐसे। किसके कॉम्पोनेंट करता मैं? किसके? एम जी के, एन की नहीं करता। एन तो पहले ही सेंटर की तरफ है, मुझे कौन से चाहिए? टुवर्ड्स द सेंटर चाहिए मुझको, सेंटर के अलॉन्ग लाइन चाहिए मुझको, तो कितना हो जाता है? एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ऐसे। चलिए ये उल्टा कर दिया सपोज, ऐसे ऐसे, यहाँ से कोई चीज़ थी छोड़ दिया मैंने उसको, तो ऐसे जा रही होगी यूँ करके। ठीक है, कोई पॉइंट होगा जहाँ पे लूज कर सकती है कॉन्टैक्ट?
तो मुझको पूछा जा रहा है कि एंगल एट विच इट विल लूज कॉन्टेक्ट, रेडियस है आर, एंगल एट विच इट विल लूज कॉन्टेक्ट कैसे बनाऊं? एफबीडी बनाओ सबसे पहले। एम जी किधर होगा? एम जी ऐसे होगा, इधर की तरफ क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन। ये एंगल है जहाँ पे इसने कॉन्टेक्ट लूज करा, कॉन्टेक्ट लूज करने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन गया, बट चलो बाद में देख लूंगा उसे, तो कहाँ गया? ये वाला एंगल कितना है? थीटा। सर्कुलर मोशन की इक्वेशन बताओ पहले तो। एम जी कॉस थीटा और माइनस एन, सही बात। एम जी का ये वाला कंपोनेंट तो पहले सेंटर की तरफ, एन उल्टा है तो दैट माइनस दिस, तो एम जी कॉस थीटा माइनस एन शुड बी इक्वल टू क्या? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे आते आते थोड़ी बहुत वेलोसिटी भी तो आ गई होगी, तो गिरते गिरते वेलोसिटी आ गई होगी कुछ, तो कितना हो गया? एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी को एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब ऐसे मत बोलना कि ये कर रखा है, यहाँ तो एन माइनस ये कर रखा है, यहाँ ये कर रखा है, नहीं, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन भाई। सेंटर की तरफ नेट फोर्स चाहिए मुझको। अरे समझ गया दोस्त? ठीक है, अब मुझे कहा जाए कि भाई उस टाइम पे वेलोसिटी बता दो कुछ भी, क्या है या एंगल क्या है या कुछ भी ऐसा, तो एन क्या हो गया फिर? जीरो इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी कितनी हो गई? आर जी कॉस थीटा का अंडर रूट। सही है, एंगल अगर पता हो तो अच्छी बात है, और अगर कोई एंगल भी नहीं दे रहा तो भाई फिर एक और इक्वेशन चाहिएगी, अगले चैप्टर में आएगी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक करके तब निकालूंगा ऐसा। यहाँ तक समझ रहे हो? अरे ठीक है, चलो अब नई सिचुएशन की तरफ चलते हैं भाई लोग। ऐसा एक पेंडुलम है, थीटा एंगल, एम मास, इसके लिए लिखनी है इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। स्पीड v से चक्कर लगा रहा भाई ये, स्पीड v, और स्ट्रिंग की लेंथ है l। इसके लिए लिखनी है इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। इसको कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। कोन की शेप में बना के नीचे सर्कल कर रहा है ये। अब बताइए, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। ये तुम लिखोगे या हटा दूँ? ये लिखना है, ये हटा दूँ? फोटोबाजी, ये सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए भाई, सब एग्जाम्पल चाहिए अपने को। ये पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी चल जाती हैं वाली सारी चीज़ें, सर्कुलर मोशन कहीं भी चल जाएगी, सब जगह यही लाइन लिखी जाएगी। लेकिन बोलो कितना? टी तो लिखोगे ऐसे, इधर इधर की तरफ होगा एम जी, और कोई फोर्स नहीं है। ये वाला एंगल है थीटा, यहाँ पे एक लाइन खींच लो डॉटेड, ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा। करेक्ट, सेंटर की तरह है इस वाले सर्कल का, ये रहा। तो मुझे फोर्स कहाँ चाहिए? टुवर्ड्स द सेंटर। एम जी का कोई कंपोनेंट आएगा वहाँ पे? नहीं, फिर भी दिल करे तो cos 90 लिख लो, cos 90 इज जीरो। टी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, टी cos थीटा, और इधर कितना कंपोनेंट आएगा? तो मुझको चाहिए ये वाला कंपोनेंट एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, वो चाहिए। कितना हो जाएगा बताओ? टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू क्या? एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस, ये है रेडियस आर। सही, मुझको तो रेडियस नहीं दे रखी, मुझको तो एल दे रखा है। तो मैं क्या करूँ? आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। ठीक है, तो आर जहाँ पे भी पूछा वहाँ पे एल साइन थीटा रख दूंगा, कुछ दे रखा होगा, कुछ पूछा होगा, ऐसे करके सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है भाई लोग, सब जगह पे सेम ही तरीके से लिख रहा हूँ इक्वेशन। देखिए, ऐसे था एक मास m, थीटा एंगल पे है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बंधी हुई थी, एक स्ट्रिंग ये है, ऐसा स्ट्रिंग नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 2, और ये वाली स्ट्रिंग काट दी। ठीक है, आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग 1, ये काट दी, तो ये इधर जाता है, इधर पहुंच जाता है, तो ये
सही, उतने ही एंगल पे जाता है इधर भी। ठीक है, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन है टी, पहले जब थी, जब ये ज्वाइन था। जब ये यहाँ पहुंच जाता है, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन होती है टी डैश। तो फाइंड टी डैश अपॉन टी। सवाल समझ गए हो? पहले था ऐसे, एक रस्सी बंधी हुई थी, ये मास था, इधर भी एक स्ट्रिंग बंधी हुई थी ऐसा। तो इसमें कुछ टेंशन थी उस टाइम पे टी, इसे काट दिया मैंने यहाँ से। तो ये अब बहते हुए उधर जाएगा, सर्कुलर मोशन करते हुए इस पॉइंट पे जब लास्ट में पहुंचा, उस टाइम पे भी एंगल इधर भी थीटा था, उधर भी कितना था, थीटा ही बना, उधर भी एंगल। तो टी डैश और टी का रेशियो निकालना है। चलो बताओ। पर भाई क्या किया तुमने? बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग जो टेंशन है इस वाली स्ट्रिंग में वो थी टी। आफ्टर कटिंग और दूसरी जगह पहुंच जाती जब तब हो जाती है टेंशन टी डैश सेम एंगल पे। तो बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग ये वाला जो मास है क्या रेस्ट पे, रेस्ट पे है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे टेंशन है सपोज टी, इस वाले में इनिशियली टेंशन थी टी नॉट। तो मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस बना दी इसके लिए कि एम जी, ये वाला एंगल कितना, थीटा। तो बताओ टी का कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को। और टी का साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, टी नॉट को। ये तो हो गया बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, बिफोर कटिंग, सही है। अब काट दिया आफ्टर कटिंग,
जैसे ही कट किया होगा इसको, तो अब ये उधर भागा होगा ऐसे, इस सिचुएशन से अभी जाना चाहेगा इस सिचुएशन में। यहाँ पे जो टेंशन है वो है टी डैश, इधर कौन है, एम जी। अब बताओ यहाँ पे कंपोनेंट किसके किए हैं, ठीक है, यहाँ पे किसके कंपोनेंट किए हैं, अब किसके करोगे, एम जी के। अब सर्कुलर मोशन चल रही है, और सर्कुलर मोशन में कैसे होते हैं कंपोनेंट, टुवर्ड्स द सेंटर एंड परपेंडिकुलर द सेंटर। तो ये वाला एंगल कितना हो गया अब, थीटा। तो क्या कंपोनेंट आएगा, और वहां जाके फाइनली क्या हो गया, रुक गया है। तो क्या होना चाहिए नेट फोर्स, टी डैश शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, या कहो नहीं मैं तो इक्वेशन लिखूंगा कि टी डैश माइनस एम जी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू क्या, जीरो। वेलोसिटी जीरो है, वहां पे जाके रुक गया, तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो टी डैश कितना हो गया, एम जी कॉस थीटा, सही। यहाँ से क्या है, टी कॉस थीटा कितना है, एम जी, पहली इक्वेशन। और ये दूसरी इक्वेशन, मुझको क्या पूछा है, टी डैश अपॉन टी, डिवाइड कर दो दोनों को, इसको डिवाइड कर दो। तो टी डैश अपॉन टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा अपॉन एम जी। तो टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से हमने ये सीखा कि कब किस डायरेक्शन में कंपोनेंट करने होते हैं। यहाँ पे मैं एम जी के नहीं कर रहा, टी के कर रहा हूँ, ठीक है, क्यों, रेस्ट पे। अगर आप एम जी के भी कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एम जी के कर लो, क्योंकि जो चीज़ रेस्ट पे है उसकी कोई इंटेंशन ऑफ मोशन नहीं है। जब कोई इंटेंशन ऑफ मोशन ही नहीं है, किसी के कंपोनेंट कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे पहुंचते हो, उस टाइम पे इंटेंशन ऑफ मोशन किस लाइन के अलोंग है, इस लाइन के अलोंग। वापस आएगा तो ऐसे आएगा ना, तो मुझे कंपोनेंट कहाँ चाहिए, ऐसे और ऐसे। तो किसके कंपोनेंट होंगे, एम जी के। तो इंटेंशन ऑफ मोशन किधर होती है, उसके उस डायरेक्शन में, और उसके परपेंडिकुलर होते हैं कंपोनेंट्स। बोलो भाई लोग, समझे क्या। चलो आसान सवाल बता दो इसी बात पे। ऐसा है, मास एम, मास एम, ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ एल, ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ एल, इस वाले पॉइंट के अबाउट ऐसे करके घुमाया जा रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन है टी वन, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन है टी टू। तो अपने को चाहिए टी वन अपॉन टी टू। ये पी वाई क्यू मेन्स। ये कैसे चल रहा है सब कुछ, हॉरिजॉन्टल सर्कल में चल रहा है भाई ये। हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे करके घुमाया जा रहा है।
बोलो भाई। अरे ये देख, ये वाला पार्टिकल जो है वो किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है? दूसरा वाला। सही बात, सर्कल में घूम रहा है ना। सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। लिख दो। ये एक स्ट्रिंग है ये वाली, इसमें एक टेंशन है T1। दूसरी वाली स्ट्रिंग, यहाँ पे टेंशन कितनी होगी दोस्त? T2। यहाँ कितनी होगी? T2। इस वाले का FBD देख, पहले वाले का। कौन सा फोर्स दोनों में बड़ा होना चाहिए? क्योंकि नेट फोर्स कहाँ चाहिए तुम्हें? टुवर्ड द सेंटर। क्या लिखूं तो बताओ? T1 माइनस T2 शुड बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा। और दूसरे वाले के लिए क्या इक्वेशन लिखूं? T2, उस पर तो एकमात्र फोर्स लग रहा है T2, दैट शुड बी इक्वल टू क्या? M और R और ओमेगा स्क्वायर, लेकिन उसका R कितना है? 2L। 2L लेंथ के सर्कल में घूम रहा है वो, सही है क्या? ऐसा। इनको कर लो सॉल्व। तो ये पहुंचा यहाँ पे, T2 की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ क्या? तो T1 कितना आ जाएगा? 3ml ओमेगा स्क्वायर, और T2 तो दे ही रखा है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, T1 अपॉन T2, तो कितना आ गया? 3:2। हाँ, तो V तो R ओमेगा होता है, इसलिए मैंने दोनों लिख रखे हैं वहाँ पे। mv² अपॉन R भी लिखा है, mr ओमेगा स्क्वायर भी। ओमेगा दे रखा है तो ओमेगा वाला लिखो, और V दे रखा है तो V वाला लिखो। ठीक है भाई। चलिए, ये मुझे ऐसा याद आ रहा है कि हमने पहले करा है। ओके। इसमें क्या होना चाहिए? एक एलिमेंट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया, तो उसकी खुद की लेंथ कितनी थी? dx। उस, अगर वो सर्कल में घूम रहा है, x रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो भाई सेंटर की तरफ कोई फोर्स होना चाहिए। कौन हो सकता है वो फोर्स? टेंशन। तो टेंशन लगेगी ऐसे करके, कोई स्मॉल टेंशन मान लीजिए dt, क्योंकि थोड़ी टेंशन उधर लग रही होगी, थोड़ी इधर लग रही होगी। तो जैसे कि इस वाले केस में ये वाला पार्टिकल था, कुछ टेंशन इधर थी कुछ इधर थी, तो मैंने जो इक्वेशन लिखी उसमें क्या लिखा? दोनों का डिफरेंस। इसी तरह वो नेट डिफरेंस लिख रहा हूँ मैं इधर की तरफ जो है dt। तो dt शुड बी इक्वल टू dm मास इंटू रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर। dm कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, एक्स ओमेगा स्क्वायर इज डी टी, सही है। इसमें m बाई एल कॉन्स्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इज डी टी इंटीग्रेशन, ऐसा, सही। अरे ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे टेंशन कितनी होती है हमको नहीं पता कितनी होती है, इसलिए हम छोड़ देंगे। x इज इक्वल टू x पे टेंशन कितनी है? t है, जो कि हमको निकालनी है। और इस वाले पॉइंट के बारे में मुझे पता है, लास्ट वाला पॉइंट, कि इसके ऊपर कोई लोड नहीं है, इसको कुछ नहीं उठाना। तो जब x इज इक्वल टू एल पे पहुंचते हो तो टेंशन क्या हो जाती है? 0। तो ये कितना हो गया? 0 माइनस टी शुड बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एल, और तुम हो गए हो ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसा। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया? m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l और एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऐसे हो गए भाई टेंशन। अरे सही। कौन सी वाली? ये वाली। ये इसको ये कैसे लिखा? ये तो छोटे बच्चों वाला काम है, देख। 10 रुपए के 2 आम, तो 1 रुपए के कितने आम? तो 20 रुपए के कितने आम? किसमें? एम आर ओमेगा स्क्वायर तो लगा है, ये लगाए थे। एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम, अच्छा पूरी रस्सी में एक साथ लगा दूं? नहीं, देख दोस्त, ये जो चीज लिख रही है किसके लिए? एम क्या है? पार्टिकल का मास, ठीक है, और आर क्या है? उस पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की रेडियस। लेकिन दोस्त, यहाँ पे अगर तूने पूरी रस्सी एक साथ ले ली कि मैं तो एम लिखूंगा कंप्लीट, तो आर क्या लिखेगा फिर? समझ रहा है दोस्त? इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट ले रहा हूँ इसके। तो मैंने छोटा सा पार्ट लिया, वो एक्स रेडियस सर्कल में घूम रहा है। यहाँ पे अगर कोई मैंने छोटा एलिमेंट लिया, क्या वो एक्स में घूम रहा है? नहीं। तो रेडियस बदल रही है लगातार यहाँ पे। अगर रेडियस बदल रही है फिर मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख पाऊंगा, फिर मुझे छोटा एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब कंटिन्यूस मास हो कोई, फिर मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अगर पॉइंट मास हो फिर मैं सीधे एम वी स्क्वायर अपॉन या आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर ऐसा करके लिख पाऊंगा। बोलो भाई, सही है यहाँ तक? ये प्रीवियस ईयर मेंस वेंस ये वो जब पूछे गए हैं सब टाइप के सवाल हमने निपटाए, ठीक है जी। ओके, तो तुम देखो, सेंट्रीपेटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स,
सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। वो कोई भी हो सकता है, mg कर सकता है वो काम, टेंशन कर सकता है वो काम, नॉर्मल रिएक्शन कर सकता है वो काम, तो फ्रिक्शन क्यों नहीं कर सकता वो काम? देखो ऐसे करके रोड थी एक, तुम इधर से जा रहे थे स्कूटर लिए, ऐसे गए, जैसे ही तुमने इस वाली जगह पे एंट्री मारी, अब कर्व शुरू हो गया, और इस वाली जगह जाने तक कर्व पाथ है, क्या ये सर्कल है? ऐसे किसी मोड़ पे तुम्हें जाना है उभर के, ठीक है। वो आजकल न्यूज़ में एक ब्रिज आ रहा था, भोपाल में कोई ब्रिज बना है ऐसा, बढ़िया करोड़ों रुपए लगा के ब्रिज बनाया ये, ब्रिज ऊपर से उधर से आया, से इधर से यूँ, तो उसका वो देख रहे थे कि कितना 89 डिग्री है एंगल जो है, सॉरी 89 तो मतलब और इधर हो जाएगा, ऐसा ब्रिज बनाया भाइयों ने कि इधर से आ, क्यों अब इधर जा, ठीक है। ऐसे नहीं बनाना होता, ऐसे बनाना होता, थोड़ा स्मूथ कर्वेचर देने पड़ता है ना। कई बार वो फेसबुक पे आता रहता है कि वो कि ऐसा ब्रिज बनाया था किसी ने यूँ, ऐसे करके यूँ करके, और फिर यूँ जा रहा था ऐसे, ऐसे ना, कि ये बनाने की क्या ज़रूरत थी, यही बना देते ना ऐसे, ऐसे बना देते सीधा, है ना, ऐसे बुद्धि लगाते रहते हैं ना ऐसे लोग, देखे ऐसे पिक्चर बनाते हैं ऐसे, कि ये ऐसे क्यों घुमाने की ज़रूरत थी, ऐसे ही कर देते सीधा, यहीं से यहीं तो जाना था, ऐसे कर देते सीधा, ठीक है क्या। तो उन्होंने भाई लोग ने ऐसा बनाया, ठीक है। अब उसे तोड़ फोड़ के वापस से गोल बना रहे हैं कि और ज़मीन लेके थोड़ी, ठीक है, चलेगा। तो ऐसे करके आया, तो कर्वेचर आना चाहिए यहाँ पे ऐसे भाई। अब तुम सोचो कि तुम्हारा स्कूटर यहाँ पे है उस टाइम, तो स्कूटर होगा सीधा खड़ा होगा, तुम उसके ऊपर होगे, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा तुम्हारा, ऐसे सीधा ऊपर, और एम जी कहाँ होगा नीचे, और तुम ऐसे टर्न मार के जाते, सेंटर कहाँ है इधर, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर है, उसका कोई कंपोनेंट उधर नहीं आ सकता सेंटर की तरफ, एम जी नीचे है, उसका कोई कंपोनेंट वहाँ नहीं आ सकता, cos 90 जीरो हो जाएगा। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगे कि वो सेंट्रिपिटल बने और तुमको सर्कुलर मोशन करवाए, तो वेलोसिटी किधर है, इधर की तरफ, नॉर्मल बाहर है ऐसे यहाँ पे, ठीक है, और एम जी का है अंदर, तो सेंटर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है, तो कौन है जो सेंटर की तरफ आके काम करे सेंट्रिपिटल फोर्स का, जो तुमको ये कर्वेचर को क्रॉस करने में हेल्प करे, वो है फ्रिक्शन फोर्स। तो इस केस में फ्रिक्शन विल एक्ट लाइक ए सेंट्रिपिटल फोर्स, और सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व्ड पाथ जो भी है तुम्हारा, एफ की मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड करेगी कि वी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। भाई अगर तुम चाहते हो कि वी और बढ़ाऊं, तो इधर फ्रिक्शन बढ़ना चाहिए, तभी तो वी बढ़ा पाओगे। भाई वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हो तो एम तो बढ़ेगा नहीं, आर बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो ये क्या होगा, एफ को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हो, मतलब तेज निकल जाऊँ इस वाले रोड से, तो फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा। फ्रिक्शन की लिमिट है कि कितना बढ़ सकता है, कितना बढ़ सकता है फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन हो सकता है, और एन कितना हो जाएगा इस वाले केस के लिए, एम जी के बराबर, तो कितना हो जाएगा, एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर। तो भाई वी मैक्स कितनी हो सकती है, म्यू आर जी का अंडर रूट, इतनी हो सकती है भाई मैक्सिमम स्पीड तुम्हारी इस टर्न को क्रॉस करते हुए, ठीक है। अब इसमें है दुख, क्या दुख है इसमें, फ्रिक्शन, हाँ हाँ, नहीं हमको फ्रिक्शन से क्या लेना देना, हमको तो वेलोसिटी से मतलब है ना। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से कार लेके जाऊँ तो जाए 100 की स्पीड पे, धीरे कौन चलना चाहता है, ठीक बात है, तो क्या चाहते हो उस पर कि और स्पीड पे जाए, 100 पे चलते हो कि किसी ने तुम्हें ओवरटेक कर दिया, तुम सोचोगे अगली बार 120 पे जाऊंगा ऐसा। लेकिन वेलोसिटी को कौन रेगुलेट कर रहा है, एफ मैक्स। तो एफ मैक्स से ज़्यादा पे ना चले जाओ कि एफ मैक्स ही एग्जॉस्ट हो गया, अब उसने मना कर दिया कि मैं नहीं घुमा रहा भाई तेरी डायरेक्शन, तो अपने आप देख ले, तो तुम ये वाली बैरिकेटिंग तोड़ के जाओगे, फिर खट 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 इसमें लगते हुए तब सीधे पहुंचे ऐसे, ठीक है, साइड से गाड़ी वाड़ी घिस के अपनी, और स्कूटर पे हो तो अपने आप को भी घिस के, तो ऐसे नहीं जाना है, तो उसके लिए वी मैक्स पता होना चाहिए कि क्या है, दैट इज म्यू आर जी, ऐसा इतनी स्पीड है। अब हम तो चाहते हैं कि स्लो थोड़ी जाना, तेज जाना है मुझको, तो कि कितना फास्ट में पहुंच सकता हूँ। तो इसमें इस चीज़ को बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाऊँ, ये बढ़ाऊँ, ये बढ़ाऊँ, ये बढ़ाऊँ, जी बढ़ा लोगे, देख लो,
धरती माता की जो है तपस्या वपस्या करो कि जी बढ़ाओ थोड़ा, कि मुझे तेज जाना है। नहीं तो क्या करोगे, रेडियस बढ़ाओगे, रेडियस बढ़ाओगे नहीं, पूरे शहर में 3-4 ही टर्न बनाने हैं बस, है ना, यो बड़े बड़े जा रहे हैं ऐसे, कोई बड़ा मस्त रेडियस के एकदम ऐसा करना चाहेंगे हम? नहीं, तो क्या करेंगे हम, म्यू बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे म्यू, सड़क पर गड्ढा खोद देंगे, बढ़िया टायर लाएंगे, जिस जो म्यू अच्छा दे, है ना, ऐसा। हाँ, वो उसके लिए करना पड़ता है, क्योंकि म्यू बढ़ाने से क्या हो जाएगा, मतलब सड़क को आप और रफ करोगे, रोड को रफ करोगे, रफ करोगे तो भाई वियर एंड टीयर भी तो होगा, टायर भी तो घिसेंगे, उसमें तो पैसा लगेगा। तो दिस इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। दूसरी बात, म्यू तो वेदर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, कल बारिश नहीं हो रही थी, तुम एक टर्न से चले गए 80 पे, तुम घर कल गया था, आज भी जाऊंगा, और आज बारिश हो रही थी, हो गया हैप्पी बर्थडे। तो इसलिए म्यू तो वेदर डिपेंडेंट होता है, अगर बारिश हो गई, पानी पड़ गया वहां पे, तो फिर या बर्फ पड़ गई किसी जगह पे, तो फिर तो म्यू खत्म हो जाएगा, म्यू खत्म हो गया तो ये और कम होती जाएगी, तुम कहोगे तो नहीं कल तो गया हूँ मैं बिल्कुल सेफ, ठीक है, ऐसे लोग हाथ छिलवा लेते हैं फिर अपने, ठीक है भाई। तो ये बहुत ही वेदर डिपेंडेंट चीज है, तो इस वाली चीज पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें सोल्यूशन डाला जाता है फिर बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो थोड़ा सा मतलब शहर के अंदर ये वाली चीज़ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती, ये हाईवेज पे देखने को मिलती है ये चीज़, जहाँ पे हाईवे टर्न कर रहे हो तो वहाँ पे बाहर की साइड से रोड थोड़ी सी उठी हुई होती है ऊपर की तरफ, और अंदर साइड से जैसे कि ये है, तो इस वाली साइड से यहाँ से रोड को थोड़ा ऊपर उठा दिया जाएगा ऐसे। तो जब मैं यहाँ पे इस जगह पे खड़े होकर इस रोड को देखूंगा तो मुझे हल्की सी ऐसी दिखेगी ये रोड, इंक्लाइन कर दिया मतलब मैंने इसको, इसको कहते हैं बैंकिंग, कि हमने थोड़ा सा उठा दिया रोड को। अब इसके ऊपर गाड़ी खड़ी है यहाँ पे सपोज, ठीक है, ऐसे करके कहाँ जा रही है गाड़ी ऐसे। अब देखो इस वाली फिगर में देखेगा गाड़ी कैसे जा रही होगी, यहाँ पे खड़ी है गाड़ी, तो गाड़ी जा रही होगी ऐसे। अब वी वेलोसिटी कहाँ दिखाऊँ, अंदर ऐसे करके मैं, तो ठीक है, वेलोसिटी होगी डन। इधर की तरफ क्या हो गया दोस्त, एम जी, यहाँ पे हो गया नॉर्मल रिएक्शन, अरे सही है। अब बताओ अगर ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है तो इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो ऊपर ही होगा, सही बात है, सही बात। अगर एम जी साइन थीटा ज़्यादा ही हो गया तो खींच के ले जाएगा ऐसे नीचे, ठीक है भैया, मतलब ऐसे नहीं कि ये एक खड़ी कर रखी है रोड ऐसे, ऐसे कर रखी है रोड, ऐसे नहीं करनी, थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन होता है ऐसे, है? तो इसके लिए इसको ऐसे करके निकल के जाना है, इस वाले टर्न पे से निकल के जाना है ऐसे, ठीक है। तो कैसा टर्न हो गया, इस तरह से कि देखो रोड ऐसे आ रही थी इधर से ऐसे, यहाँ आके थोड़ी सी ऐसे हो गई, और फिर ऐसे हो गई, वापस फ्लैट हो गई, फिर चली गई ऐसे। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ यहाँ पे जो थोड़ी ऐसे हुई है रोड ये वाली, तो ये हमने क्यों किया, जिससे कि जो वेदर डिपेंडेंसी है वो कम की जा सके इस जगह पे। तो इस जगह पे जब ये घूम रही है, कार ऐसे करके घूम रही है इसके ऊपर यूँ, तो उसका सेंटर कहाँ है फिर, यहाँ पे। तो मुझे फोर्स कौन से चाहिए, विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है क्या। तो टूवर्ड्स द सेंटर लगने वाले फोर्स अगर मुझे चाहिए तो भैया आप सोच लो किस किस के कॉम्पोनेंट करने पड़ेंगे तुमको, बताओ। सेंटर कहाँ है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है यहाँ पे सेंटर। अब बताओ किसके कॉम्पोनेंट करोगे, एम के करोगे या किसी और चीज़ के करोगे, यहाँ चाहिए ना मुझको, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन के कंपोनेंट होंगे, एमजी के कंपोनेंट नहीं होंगे, सही। एफ का ये वाला कंपोनेंट जो इधर की तरफ आएगा वो क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। एन का ये वाला कंपोनेंट जो इधर की तरफ आएगा वो होगा एन कॉस थीटा। तो क्या लिखोगे, एन का साइन थीटा माइनस एफ का कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा लिखोगे। बोल जल्दी बता। हाँ समझ गए, एक इक्वेशन ये सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है। और क्या है फिर, एफ मैक्स। अच्छा आप इसको क्या चाहते हो कि मैं इसको मैक्सिमम करूं मिनिमम करूं, एक्चुअली मिनिमम, मिनिमम। तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, या चलो छोड़ो, ये अगर मैं एफ मैक्स करूं तो ये वाली चीज़ बढ़ती जाएगी, ये वाली चीज़ घटती जाएगी, माइनस है ये। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, मिनिमम, कि कम से कम इतनी स्पीड से तो गाड़ी चलानी ही चाहिए, नहीं तो कार नीचे खिसक जाएगी। ज़्यादा ही हाइट दे दी अगर मैंने ऐसे कुछ यूँ करके, और तुम्हारा मन करा कि अच्छा यहाँ पे रोक के अब जरा एक सेल्फी ले लूँ, तो सेल्फी लेने बाहर निकलो, गाड़ी चली गई ऐसे शू नीचे,
नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो देयर शुड बी सम मिनिमम स्पीड, अगर उससे नीचे आपने चलने की कोशिश करी तो गाड़ी खिसक जाएगी नीचे फिर। तो इसलिए कौन सी स्पीड है ये? मिनिमम। एफ मैक्स कितना होता है? म्यू एन। म्यू एन, और एन किसके इक्वल होता है? एमजी कॉस थीटा। इसको उठा के इसमें चिपका दो, और यहाँ से मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, वी मिनिमम जब तुम निकाल के लाओगे सब सॉल्व करते हुए, तो वो कितना आता है? वो आता है आर जी म्यू माइनस टेन थीटा अपॉन 1 + म्यू टेन थीटा। इस सारे को सॉल्व करने के बाद ये आता है, ठीक है। आज तक इस पर कोई सवाल नहीं पूछा गया, ठीक है। तो लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो ऐसा ये समझ गया। ये है मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम कि यहाँ से मैं बहुत तेज जा रहा हूँ ऐसे करके, तो कोई मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट भी तो होती होगी। सड़क किनारे बोर्ड भी लगे रहते हैं कि इससे ज़्यादा स्पीड पे नहीं जाना। क्यों लगे रहते हैं वो? क्योंकि अगर आप बहुत तेज स्पीड से जाओ तो आप बताओ, इधर की बैरिकेडिंग तोड़ोगे या इधर की बैरिकेडिंग तोड़ोगे? बाहर वाली। क्यों? जिसका मतलब आप स्लिप मार गए हो बाहर की तरफ। तो जब आप बहुत तेज जाते हो तो फिर स्लिप करने की टेंडेंसी किधर की तरफ होती है? बाहर की तरफ। बाहर। तो फ्रिक्शन कहाँ लगता होगा? अंदर की तरफ लगता होगा। तो जब मुझसे वी मैक्स पूछा जाए तो मैं फ्रिक्शन इधर नहीं लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा नीचे की तरफ। समझे? तो जब मैक्स पूछा जाए मुझसे, तब नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, फ्रिक्शन इधर और mg इधर, ऐसा सर्कल का सेंटर बनेगा यहाँ पे। तो क्या इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाएंगी? n का साइन थीटा प्लस आएगा f का कॉस थीटा। फिर मुझको ये क्या चाहिए? मैक्स। मैक्स चाहिए, तो ये भी क्या चाहिए? मैक्स। ऐसा करके उस टाइम पे जो v मैक्स निकल के आएगी वो होगी आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ऐसा। ठीक है, फॉर्मूला याद रख लेना बस, मैक्स और मिन का क्या है। बाकी कुछ आवश्यकता नहीं है ऐसा करने की। बट हाँ, हम जो काम कर रहे थे उस पर आ जाते हैं कि ये वाली चीज़ क्यों क्यों खराब लग रही थी मुझे, ये वाली चीज़। वेलोसिटी सिर्फ म्यू पे डिपेंडेंट है, सिर्फ म्यू पे। बाकी दो चीज़ तो हमारे हाथ में है नहीं, म्यू पे डिपेंडेंसी है, और म्यू कभी भी धोखा दे सकता है। तो आप रोड क्रॉस नहीं कर, मतलब टर्न क्रॉस नहीं कर पाओगे अगर म्यू जीरो हो जाए बाई चांस, कि बर्फ़ पड़ गई और बर्फ़ की लेयर पड़ी हुई है, तो उस पर गाड़ियाँ कैसे फिसलती हैं फिर। टीवी में देखा होगा कई बार ऐसा। तो फिर अगर म्यू धोखा देगा ना तो क्रॉस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखो, अगर म्यू जीरो भी हो जाए तो क्या होगा? सॉरी, फिर मैंने ये गलत लिख रखा है, दिस शुड बी टेन थीटा माइनस म्यू। हाँ, अगर म्यू जीरो भी हो जाए तो क्या हो जाएगा बताओ? थीटा बचा, आर जी टेन थीटा बचा रहेगा तब भी। तो कम से कम उस बुरे वक्त के लिए रोड डिज़ाइन करी गई है कि अगर म्यू ज़ीरो भी हो गया ना तब भी तुम रोड क्रॉस कर पाओगे, तुम्हारी जो वी है वो ज़ीरो नहीं आ रही, म्यू ज़ीरो होती है, आर जी टेन थीटा का अंडर रूट आ रही है। तो कम से कम उतनी मिनिमम स्पीड से आप टर्न को क्रॉस कर पाओगे। तुम्हें थोड़ा सा वो मिल जाएगा, क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। किसकी वजह से? नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। पहले नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से पास हो रहा था? ऐसे, सेंटर की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे थोड़ा सा टर्न कर दिया ऐसे, तो जो नॉर्मल रिएक्शन पूरा सीधा ऐसे था, अब वो थोड़ा सा इधर आ गया तो उस कंपोनेंट आ गया के अंदर, वो भी सेंट्रीपिटल में पार्टिसिपेट करेगा। अब पहले नहीं कर पा रहा था। सही है क्या? अगर यहाँ पे म्यू जीरो भी हो जाए तब भी क्या आ जाएगा बताओ? आर जी टेन थीटा का अंडर रूट। उसको कहते हैं डिजाइंड स्पीड। तो DESIGNED, डिजाइंड स्पीड जो होती है वो होती है आर जी टेन थीटा, यानी कि म्यू इज इक्वल टू जीरो के लिए जो स्पीड है वो होती है डिजाइन स्पीड। बाकी दो चीज़ ये ध्यान रखिएगा, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम से टेंडेंसी ऑफ मोशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैक्सिमम स्पीड की बात हो रही है तो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग किधर की तरफ होगी? बाहर की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। नीचे लगाया फ्रिक्शन। और अगर धीरे चलते हो, मिनिमम स्पीड है, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन स्लिपिंग किधर की तरफ होगी? अंदर की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ये वाली चीज़ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। जैसे कि मैं ये हटा देता हूँ। एक फनल है सपोज ऐसा, यहाँ पे एक ब्लॉक है, मुझको कहा गया है कि इस वाले पूरे फनल को ऐसे करके घुमाओ ओमेगा एंगुलर स्पीड से, और ये ब्लॉक गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो घुमाओ, गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, दो तरह की स्पीड हो सकती हैं, तो मिनिमम ओमेगा एंड मैक्सिमम ओमेगा। अगर ओमेगा मिनिमम की बात हो रही है, अच्छा, अगर मैंने ना घुमाया इसको तो क्या स्लिप मार के नीचे गिर जाएगा? तो इसकी टेंडेंसी मोशन किधर की तरफ है?
अंदर की तरफ, नीचे फ्रिक्शन कहाँ लगता होगा, ऊपर। तो कम से कम थोड़ा सा एक मिनिमम ओमेगा उतना तो दे दो जिससे कि फ्रिक्शन ऊपर लग के रुक जाए। अगर तुम और बढ़ाते गए तो फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर की तरफ आ सकती है इसकी, स्लिप मार के बाहर जा सकता है, तो फ्रिक्शन कहाँ हो जाता होगा, अंदर। तो कब तक ये नहीं चल पाएगा, एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा होती होगी जहां तक फ्रिक्शन नीचे लग के इसका ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होता होगा, तब तक नहीं चल पाता होगा। तो एक लिमिट, एक रेंज है यहाँ पे ओमेगा मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक की। तो क्या सेम टाइप की चीज नहीं लग रही जैसे यहाँ पे वी मैक्स वी मिन, ऊपर टेंडेंसी नीचे टेंडेंसी, ठीक उस तरह की चीज लग रही। ये वाला सवाल एक आधा पूछा गया है, तो कॉन्सेप्ट वही वाला है इसमें, बैंकिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है इसमें। बोलो भाई लोग, वो ठीक है। बाद वाला पोर्शन थोड़ा सा फास्ट किया है हमने। अगर तुमको कुछ नहीं समझ में